तो ठीक है, ये अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखो किस तरीके से लिखा हुआ है क्वेश्चन, चेंज ऑर्डर फॉर दिस एंड इवेल्युएटेड। तो हम जब 5 स्टेप्स अप्लाई कर देंगे तो इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया। और जो भी हमारे पास आखिरी में इक्वेशन आएगी, जो भी हमें डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे तो हम इवेल्युएट कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ इनर वाली लिमिट्स में भी y है और अंदर वाला जो ऑर्डर है उसमें भी y है, यानी कि ऑर्डर गलत दे रखा है। ठीक है, सेम सेम रिपेल करते हैं, तो हम ऑर्डर को चेंज कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में i इज इक्वल्स टू 0a y a x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। ठीक है, ये अपना स्टेप 1 सॉल्व हो गया। स्टेप 2 क्या था कि हमें इक्वेशंस लिखनी है फ्रॉम आई। ठीक है, तो इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, देखो जो अंदर वाला है, देखो अंदर dx है। ठीक है, तो इनर लिमिट्स ही x की लिमिट्स मानी जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू y, और बाहर dy है, यानी कि बाहर वाली लिमिट्स ही y की लिमिट्स मानी जाएगी। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू a और y इज इक्वल्स टू 0। अब देखो हम ये भी प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ पे ये भी प्लॉट कर सकते हैं, ये भी प्लॉट कर सकते हैं, पर ये नहीं प्लॉट कर सकते, है ना, ये तो कुछ अलग है, ये तो दोनों साइड फंक्शन है। ठीक है, तो इसे कैसे प्लॉट करेंगे, हम पॉइंट्स निकालेंगे जो कि हम प्लॉट कर सकते हैं डायग्राम पे, और फिर उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन आ जाएगी। तो इस लाइन को हम इस तरीके से प्लॉट कर देंगे डायग्राम पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके पॉइंट्स निकालने के लिए एक्स वाई ले लो। ठीक है, एक टेबल बनाएंगे। एक बार x को 0 ले लो, ठीक है, तो y भी 0 हो जाएगा। एक बार x को 1 ले लो तो y भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने ये 2 स्टेप हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 3 में क्या होता है, चेक द गिवन ऑर्डर फ्रॉम आई एंड चेंज इट। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे गिवन ऑर्डर इन आई। गिवन ऑर्डर इन आई क्या है, dx dy। चेंज ऑर्डर क्या हो जाएगा फिर, dy dx। ठीक है, नॉर्मली बस फ्लिप कर लेना है। अब देखो हम स्टेप 4 में जाने वाले हैं, जिसमें हम डायग्राम प्लॉट करेंगे। बट कैसे प्लॉट करेंगे, कुछ चीजें हमें दिमाग में रखनी है, तो वो मैं बताता हूं। ठीक है, देखो जब भी dx dy गिवन है, तो हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को प्लॉट करेंगे और लेफ्ट टू राइट प्लॉट करेंगे। इसे ऐसे याद रख सकते हो भाई, लिखते हम लेफ्ट टू राइट ही है ना, तो लेफ्ट टू राइट ही हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को बनाना है। dy dx की अगर हम बात करें तो हम वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे, और वो हम बॉटम टू टॉप बनाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हो कि भाई हर जो बंदा है वो सक्सेसफुल होना चाहता है, तो वो बॉटम से टॉप पे जाना चाहता है। ठीक है, अब ये तो हो गया ऑर्डर के तरीके से तुम्हें क्या याद रखना है। ठीक है, अगर dx dy है, x पहले है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाओ, y पहले है तो वर्टिकल स्ट्रिप बनाओ। ठीक है, और इस पैशन में बनाना, लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप। वैसे इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे सिलेबस में इतने एडवांस क्वेश्चंस नहीं है कि इन दोनों चीजों से फर्क पड़ जाएगा। बट फिर भी रख लो, क्योंकि अगर थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन आ गया, मैं नहीं चाहता तुम गलत करके आ जाओ इतनी छोटी सी चीज के लिए, तो इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, दिमाग में रखना। अब जो भी गिवन ऑर्डर होगा ना, उसकी हम थिन स्ट्रिप बनाएंगे, और जो भी चेंज ऑर्डर होगा उसकी हम थिक स्ट्रिप बनाएंगे। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में हम देखेंगे गिवन ऑर्डर dx dy है, यानी कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनेगी और थिन बनेगी, यानी कि थिन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनेगी, और चेंज ऑर्डर dy dx है और वो थिक होगी, तो यानी कि थिक वर्टिकल स्ट्रिप बनेगी। ठीक है, अब मैं प्लॉट करके दिखाता हूं डायग्राम पे, जो कि हमारा स्टेप 4 होने वाला है। ठीक है, तो हम डायग्राम प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब देखो जो भी तुम 4 इक्वेशंस बनाओगे ना, उसको नंबरिंग दे देना कि ये जो है ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। ठीक है, और कह देना फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 दिस इज द डायग्राम दैट वी आर प्लॉटिंग। ठीक है, अब देखो हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, ये मैंने अपने डबल इंटीग्रेशन बेसिक्स वाले में बताया था कि कैसे प्लॉट कर सकते हैं इनको। ठीक है, देखो सबसे पहले ये देखते हैं, सबसे इजी वाला y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 तो x एक्सिस ही होती है, यानी कि एक लाइन तो ये हो गई। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 वाली है। ठीक है, देखो जब भी तुम सॉल्व करोगे ना, जब भी डायग्राम बनाओगे, ये जरूर लिखता है कि x एक्सिस जो होती है वो y इज इक्वल टू 0 होती है, और y एक्सिस जो है वो x इज इक्वल टू 0 होती है। तुम्हें बहुत आसानी होगी लाइंस को प्लॉट करने में। ठीक है,
अब हम बात करते हैं x इजिकल्स टू ए की, ठीक है। x इजिकल्स टू ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 4 5। तो देखो x इजिकल्स टू 0 ऐसे है, यानी कि x इजिकल्स टू 1 ऐसे होगा, x इजिकल्स टू 2 ऐसे होगा। तो हम कोई भी x इज इक्वल्स टू ए ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। x इज इक्वल्स टू ए, फिर y इज इक्वल्स टू ए है, तो y इज इक्वल्स टू ए ऐसे बनेगा, क्योंकि देखो y इज इक्वल्स टू 0 ऐसे है, y इज इक्वल्स टू 1 ऐसे होगा। a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है 1 2 3 4 की तरह ही, तो y इज इक्वल्स टू a भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी, ठीक है। 0,0 और 1,1 प्लॉट करना है हमें। 0,0 एक पॉइंट तो ये हो जाएगा, और 1,1 तो कहीं पे भी हो सकता है, समझ लो यहाँ पे है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। बट इसमें एक कैच है, ये मतलब लॉजिकल नहीं है, ठीक है, इलॉजिकल सी चीज है थोड़ी, कि 1,1 ना हम अज्यूम कर लेंगे कि यहीं पे कट कर रहा है, ठीक है। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। आई अंडरस्टैंड कि जो 1,1 है वो तो कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी थोड़ा ना ए और ए की जो वैल्यू है वो 1,1 ही होगी, ठीक है। बट ताकि क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व हो पाए, हम यही अज्यूम करते हैं कि ये जो हम लाइन बना रहे हैं ना, यहीं पे 1,1 कट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर तुम देखोगे y यहाँ पे a है और x यहाँ पे है, यानी कि ये इक्वेशन को अभी भी सेटिस्फाई कर रही है ये कंडीशन, ठीक है, कि x a है y a है, तो x इज इक्वल्स टू y होगा। तो अगर हम यहाँ पे भी 1,1 को प्लॉट करते तो भी वो इस पॉइंट को इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करती, ठीक है। बट आसानी से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाए तो हम मान लेते हैं कि भाई 1,1 यहीं पे होगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक ये वाली लाइन है, ठीक है, एक ये वाली लाइन है, एक हमारे पास ये वाली लाइन है, और एक हमारे पास ये वाली लाइन है। अगर तुम देखोगे जो बाउंडेड रीजन बन रहा है, ठीक है, ये और ये बाउंडेड रीजन जो बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल जो है, ठीक है, मैं पूरा शेड नहीं कर रहा क्योंकि अभी और कुछ समझाना है मुझे, ठीक है। तो ये वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है, इसको शेड कर देना। अब देखो हम डायग्राम को, ये तो हमने सिर्फ इक्वेशंस प्लॉट कर दी, बट हम ये गिवन ऑर्डर चेंज ऑफ ऑर्डर का क्या करेंगे, ठीक है, उसका क्या इंफॉर्मेशन यूज करेंगे डायग्राम को प्लॉट करने में। देखो मैंने बताया कि dx dy है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप प्लॉट करेंगे, और गिवन ऑर्डर में तो थिन करेंगे, यानी कि थिन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को प्लॉट करेंगे। तो ये हमने थिन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को प्लॉट कर दिया, ठीक है। बस एक लाइन बना दो, ठीक है। ये टीचर को समझाने के लिए है कि पहले ऑर्डर ऐसा था और अब हम इसमें चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और चेंज ऑर्डर जो है वो dy dx, यानी कि वर्टिकल स्ट्रिप और थिक बनेगी क्योंकि वो चेंज ऑर्डर में है, तो हमने इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। तो अब तुम देखोगे हमने इक्वेशन को प्लॉट कर दिया जो कि स्टेप 2 से आई थी। स्टेप 3 में गिवन ऑर्डर चेंज ऑर्डर से हमने ये दो स्ट्रिप्स को प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा डायग्राम बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टेप 5 पे जाएंगे, हम लिमिट्स लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फिगर और चेंज ऑर्डर, ठीक है। याद रखना, मैं यहां पे लिख देता हूं कि जो चेंज ऑर्डर है ना वो हमारा है dy dx, ठीक है। तो अब हम इसकी लिमिट्स लिखते हैं, बट एक चीज बहुत अच्छे से याद रखो, जो लोग है ना, जो स्टूडेंट्स है, वो सबसे ज्यादा गलती इसी स्टेप में करते हैं। वो जो लिमिट्स है ना, वो डायग्राम को देख के लिमिट्स ही गलत लिखते हैं, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, मैं भी बहुत कंफ्यूज हुआ करता था जब मैं ये चैप्टर पढ़ रहा था 2 साल पहले। तो मैंने क्या करा था, मैंने खुद से एक ट्रिक बनाई थी जो कि मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ, ठीक है, ताकि तुम भी कंफ्यूज ना हो। जो भी थिक स्ट्रिप होगी ना, देखो यहाँ पे वर्टिकल जो स्ट्रिप है वो थिक स्ट्रिप है, तो जो भी थिक स्ट्रिप होगी उसका बेस जिस भी एक्सिस पे लैंड कर रहा होगा, देखो एक्स एक्सिस पे लैंड कर रहा है, थिक स्ट्रिप का जो बेस है वो एक्स एक्सिस पे लैंड कर रहा है, तो एक्स की जो लिमिट्स होंगी वो कांस्टेंट होगी, और जो वाई की लिमिट्स होंगी वो फंक्शन को यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। पर ये बस याद रखो कि थिक स्ट्रिप का बेस जिस एक्सिस पे भी आ रहा है उसकी लिमिट्स कांस्टेंट ही होगी, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो हमें x की लिमिट्स अब कांस्टेंट लिखनी है, तो वो देखो कि एरिया जो अपना बाउंडेड रीजन है उसमें x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट हो रही है और ये जा रही है a तक, तो यानी कि लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट a हो जाएगी। और अगर हम y की बात करें, ठीक है, तो देखो y की जा रही है 0 से y इज इक्वल्स टू a तक, ठीक है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 0 से y इज इक्वल्स टू a तक जा रही है, पर देखो a तो कांस्टेंट है, यानी कि हम गलत कर रहे हैं, ठीक है, ये गलत लिमिट निकाल रहे हैं। सही लिमिट कैसे निकालेंगे, y को स्टार्ट तो हम 0 से करेंगे,
बट जो उसकी अपर लिमिट है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, क्योंकि जो अपर लिमिट है वो ऐसे धीरे धीरे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बढ़ रही है, ठीक है। तो y इज टू 0 लेंगे लोअर लिमिट, पर अपर लिमिट हम इस फंक्शन के अकॉर्डिंग लेंगे। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, x आ रही है, यानी कि y इज टू x लेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अभी मैं आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, और सेम ट्रिक अप्लाई करूंगा कि बेस जहां पे लैंड कर रहा है उसका कांस्टेंट लिमिट्स हम लेंगे, तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे तुम क्वेश्चन करोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो चेंज्ड ऑर्डर है उसी के अकॉर्डिंग अब हम एक क्वेश्चन लिखेंगे। जो क्वेश्चन हमें गिवन है सेम टू सेम लिख दो। चेंज ऑर्डर क्या है, dy dx, ठीक है। अब देखो ये जो है ये क्वेश्चन के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि कई बार हो सकता है क्वेश्चन में ऑलरेडी ही पहले सही चेंज ऑर्डर दे रखा हो, या फिर हो सकता है गलत दे रखा हो। तो इसमें तो गलत दे रखा था, तो हमारा जो चेंज ऑर्डर आ रहा है वो इसी के इक्वल आ रहा है। पर कई बार ऐसा भी हो सकता है जब क्वेश्चन में ऑलरेडी सही ऑर्डर दे रखा है तो ये थोड़ा डिफरेंट है। तो कंफ्यूज मत होना, ये वाला जो ऑर्डर लिखना है तुम्हें ये चेंज ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही लिखना है, ठीक है। तो कर दिया। अब जो लिमिट्स है वो अप्लाई कर दो। देखो y अंदर है, यानी कि अंदर वाली जो लिमिट है वो y की लिमिट्स ही होंगी। तो 0 यहां लिख सकते हैं हम, x यहां लिख सकते हैं, और क्योंकि x बाहर है यानी कि बाहर वाली लिमिट्स ही हम x की लिमिट्स लेंगे, यानी कि 0 यहां लिख सकते हैं, a यहां लिख सकते हैं। तो अब हमारा ऑर्डर चेंज हो चुका है, हमने पांचों स्टेप्स वो अप्लाई कर दिए। अब ये क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे हम, और हम इवेल्युएट कर लेंगे, ठीक है। अगर होता ये क्वेश्चन सिर्फ इतना होता, चेंज ऑर्डर फॉर दिस, तो हमारा यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बट क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि उसका आंसर भी निकालो, उसे इवेल्युएट भी करो, तो इसको हम अब एक डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको इवेल्युएट करते हैं। बट उससे पहले तुम्हें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि ये अप्लाई हो रहा है इस क्वेश्चन में। देखो जब भी 1/a² प्लस x² की फॉर्म में कोई भी हमें इंटीग्रेशन गिवन है और हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। इसको याद ही करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, इसको अपनी A4 शीट में लिख लो, ठीक है। सिमिलरली लेट्स से यहां पे अगर हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो a² प्लस y² अगर गिवन हो dx, तो 1/a tan इनवर्स y/a हम लिख सकते हैं, ठीक है। a जो है वो एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा तुम ये सोच रहे होगे कि यार ये क्या अचानक से फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। अब कोई अलग क्वेश्चन आ जाए और उसमें अलग फॉर्मूला यूज हो रहा हो तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये कॉलेज के एग्जाम है, ठीक है, IIT JEE के एग्जाम नहीं है कि अलग क्वेश्चन आ जाएगा। मैं जो करा रहा हूँ ना सेम टू सेम वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि डाउट हो या तुम्हें खुद भी थोड़ा हो है ना कि कहीं मेरा पेपर खराब ना हो जाए, तो पहले ये 6 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद CTA क्वेश्चन और PYQ करके देख लेना। तुम्हें पता चलेगा कि जो फॉर्मूलाज मैंने करा रखे हैं उनके अलावा कोई फॉर्मूला यूज हो भी नहीं रहे, ठीक है। क्योंकि इतना तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है कि इंटीग्रेशन में जो 200 फॉर्मूलाज है वो तुम याद करो, हर फैमिली के साइन के अलग याद करो, कॉस के अलग याद करो, टैन फिर सेक वो सब, ठीक है। तो मैं जितना करा रहा हूँ सिर्फ उतना कर लो, तुम्हारे CTs और PYQ सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो ये इसी फॉर्म में गिवन है, अगर तुम देखो तो अगर हम y² को मान ले, ठीक है, ये वाली फॉर्म देखते हैं, ठीक है, इसको इससे कंपेयर करो y², और देखो y के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी कि x तो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा ना। तो अगर देखोगे x को अगर भूल जाओ तो 1/x² प्लस y² इसी फॉर्म का है, 1/x² प्लस y², बस एक ही जगह x लिखा हुआ है और x तो जो कांस्टेंट ही है, तो हम a को x अज्यूम करके ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 0a 0x, ठीक है, x को तुम बाहर ही लिखो और ये क्या हो जाएगा 1/x² प्लस y² dy dx। अब इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, 0a 0x, x बाहर लिखा, इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/a, और a यहाँ पे x है, x tan इनवर्स y/a, यानी कि y/a तो हमारा यहाँ पे x है, ठीक है। और इसमें लिमिट क्या लगेगी x/0 की। और देखो हम इंटीग्रेट y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो लिमिट जो हम पुट करेंगे वो भी y के वेरिएबल से ही सब्स्टिट्यूट करके करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये क्योंकि हमने लिमिट्स वहां पे लिख दी। तो 0a, x को ऐसे ही रहने दो, अच्छा x तो कट ही जाएगा, ठीक है,
x कट जाएगा तो हमारे पास tan इनवर्स y अपॉन x बचा, तो इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। tan इनवर्स y अपॉन x, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा यानी कि y की जगह ही हम वैल्यू पुट करेंगे, तो अपर लिमिट x है तो x अपॉन x माइनस tan इनवर्स 0 अपॉन x। ठीक है, तो यानी कि ये तो tan 0 ही हो जाएगा, जो tan 0 होता है वो 0 होता है। ठीक है, अब ये कैसे याद रखना है, इसका मतलब क्या होता है, tan इनवर्स 0 का ये मतलब होता है कि tan थीटा की वैल्यू 0 किस एंगल पे होती है। ठीक है, तो tan इनवर्स tan थीटा की जो वैल्यू होती है 0, वो 0 एंगल पे ही होती है। ठीक है, तो हमने इसे 0 लिख दिया। अब देखो यहाँ देखो ये कट जाएगा तो ये 1 हो गया, यानी कि tan इनवर्स 1। अब इसका ये मतलब है कि tan थीटा की वैल्यू 1 किस एंगल पे होती है, और जिस एंगल पे होती है वो होता है 45 एंगल। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल, और हम उसे लिखेंगे पाई के फॉर्म में। ठीक है, 45 45 में लिख देना, पाई के फॉर्म में लिखेंगे। तो 45 को पाई के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पाई बाय 4 लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि पाई जो होता है वो 180 होता है, पाई बाय 4 करेंगे तो वो 45 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ये तो 0 हो गया, इसका आंसर पाई बाय 4 हो गया, पाई बाय 4 0 ए, और क्या चल रहा था, dx चल रहा था, dx लिख दो। अब देखो पाई बाय 4 तो एक कांस्टेंट है ना, तो पाई बाय 4 जब एक कांस्टेंट है तो यानी कि x के टर्म्स में यहाँ पे कोई भी टर्म गिवन नहीं है, 1 गिवन है। ठीक है, तो dx को जब हम इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो आंसर x ही आएगा, तो यानी कि पाई बाय 4 को ऐसे ही रहने दो, 1 का इंटीग्रेशन तुम्हारा x हो जाएगा या dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट्स हम लिख देंगे ब्रैकेट में a,0 a अपॉन a और नीचे 0। अब इसको अप्लाई करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमने x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करा तो x की जगह ही हम वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पाई बाय 4 a माइनस पाई बाय 4 0, ये तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो हो गया पाई बाय 4 a। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन लगा होगा, ठीक है, बट मैंने इसमें डिटेल में समझा दिया। अब जब तुम नेक्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू करोगे ना तो तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, मेरी भी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं इन डिटेल अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और तुम्हारी स्पीड भी बढ़ जाएगी क्योंकि तुम्हें अब समझ आ गया। ठीक है, तो चलते हैं भाई, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं।